अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। वक्त था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर बिल जलाया करते थे। अब हर दिल अजीज वजीर आजम इमरान खान अवाम के दिल जला देते हैं। वजीर आजम फरमाते हैं 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है, हर जगह मुसीबत है। खान साहब, वैसे आप पर इंकशाफ कौन सा हुआ है, 22 करोड़ अवाम का, मुसीबत का या मुल्क चलाने का? 23 साल पहले जब आपने जिद्दोजहद का आगाज किया था तब आपको मालूम नहीं था कि आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, हर जगह मुसीबत है। जब आप पिछली हुकूमतों पर तनकीद करते थे, साबिक वजीर आजम से इस्तीफे मांगते थे, असेंबलियां तहलील करने के मुतालबे करते थे, उस वक्त आप नहीं जानते थे कि 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है। खान साहब, जब कंटेनर पर चढ़कर आपने बिल जलाया था, सिविल नाफरमानी का नारा लगाया था, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते थे, बगैर कर्जा लिए मुल्क चलाने के दावे करते थे, आईएमएफ के पास जाने से बेहतर खुदकुशी समझते थे, डॉलर नीचे रुपया ऊंचा करने के दावे करते थे, महंगे डीजल पेट्रोल को हुक्मरानों की ऊपर की कमाई कहते थे, कीमतें आलमी मंडी के बराबर रखने की बातें करते थे, तब आप नहीं जानते थे कि 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। सस्ती बिजली, महंगाई में कमी, घर देने और नौकरियां बांटने की बातें करते थे, तब आप नहीं जानते थे। खान साहब, जब आप रियासत मदीना और फलाही रियासत के ख्वाब दिखाया करते थे, तब आप नहीं जानते थे कि ये 22 करोड़ ही तो हैं जो आपकी बातों पर लब्बैक कह रहे हैं। खान साहब, अगर मसला आबादी है तो ये भी बता दें कि कम कैसे करें। लोग अपनी मदद आपके तहत कर तो रहे हैं। कोई बेरोजगार वजीर आजम हाउस के सामने खुदसोजी कर लेता है, कहीं बाप 5 बच्चों को नहर में फेंक देता है, कहीं बाप बेटियां कत्ल कर रहे हैं। खान साहब, जिस चीन की तरक्की की मिसालें आप देते हैं, जैसा निज़ाम आप लाने की बातें करते हैं, वहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 अरब। अमेरिका सुपर पावर, आलमी ताकत, तरक्की याफ्ता मुल्क। वजीर आजम साहब, आप मिसालें देते हैं, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ से ज़्यादा है। यानी मसला आबादी का नहीं, लीडरशिप का है, पॉलिसी मेकिंग का है, पॉलिसी मेकर्स का है। आबादी को मसला बनाकर बेड परफॉर्मेंस पर पर्दा न डालें। जो 22 करोड़ मुसीबतों से छुटकारे के लिए आपको उम्मीद की किरण समझकर इख्तिदार में लाए हैं, आज भी आपसे उम्मीद रखते हैं। कुछ तो ख्याल करें। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात कर लेंगे, टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने मुफ्ती कवी को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों, जानिए प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन, और आज सबसे पहले प्रोग्राम में मैं जो बात करने वाली हूँ हरीम शाह के हवाले से। हरीम शाह साहिबा पिछले 1-1.5 साल से वो हस्ती बन चुकी हैं जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं हेडलाइंस में मीडिया की जीनत बनी हुई होती हैं। इस बार जो ये वीडियो सामने आई है मुफ्ती कवी साहब के साथ, और आप तमाम नाज़रीन को याद होगा मुफ्ती कवी के साथ पहले भी हरीम शाह साहिबा के मसाइल होते रहे हैं, वीडियोज़ के हवाले से बातचीत होती रही है, लेकिन इस बार कुछ मुनफरिद, कुछ मुख्तलिफ हुआ है। हरीम शाह या उनके साथ जो उनकी दोस्त मौजूद थी, ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है, मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारा गया है। क्यों मारा है? हरीम शाह अभी कुछ देर में प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद होंगी, वही इसकी सही वजह बता सकती हैं। लेकिन ये सिचुएशन बड़ी मुनफरिद, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त हमारे सामने आई है। हरीम शाह जो कि दफ्तर ख़ारजा में भी दिखाई दी, जो मुख्तलिफ मकामात पर जाती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, मीडिया पर आ जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं। मुफ्ती कवी के साथ इससे पहले भी वीडियो के मामले पर ही एक मसला इनका हो चुका है। उसके बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद मुफ्ती कवी साहब ने जो कुछ हरीम शाह के हवाले से कहा, फिर हरीम शाह ने उसको डिनाई किया। अब ये स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, और एक कुछ अरसे के ब्रेक के बाद हरीम शाह साहिबा या उनकी साथी, उनकी दोस्त मुफ्ती कवी साहब को थप्पड़ मार रही हैं। ये क्यों किया गया है? हरीम मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। हरीम, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारा है, क्यों हाथ उठा लिया आपने? उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें की और उनकी सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड हैं, जो जो वो बातें करते हैं, और बहुत ही नाजेबा किस्म की गुफ्तगू, बहुत ही घटिया किस्म की गुफ्तगू और बहुत ही वल्गर किस्म की गुफ्तगू। हरीम, मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ मौजूद थे? उनके घर पर थी? किस जगह पर थी ये जो वाकया हुआ है? नहीं, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और बस उनकी हम जो भी हमारी बातें, जो भी कन्वर्सेशन है, ये सारी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उनने जिस तरह की घटिया और 2 नंबर बातें की हैं, तो वो आप सुन के खुद ही फैसला कीजिएगा। अवाम ने फैसला करना है कि इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि कल से वो बहुत गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे और मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मेरी फ्रेंड ने और मैंने मिलकर इनको मारा।
हरीम, आपके साथ दोस्त कौन थी? संदल संदल खटक थी ये? नहीं, अभी मैं और एक्चुअली आयशा थे और हम दोनों बैठे थे और उसने जब बदतमीजी की तो हम दोनों ने उसको मारा और बहुत अच्छा किया। मुझे कोई इस पे कोई रंज नहीं है, कोई मलाल नहीं है, बल्कि हर ऐसे मर्द को अगर हम ऐसी पनिश करें तो आज मुआशरे में रेप ना हो। अगर हर ऐसे मर्द को हम सजा दें तो आज हमारे इस्लाम की, हमारे मुफ्ती दीन की और इनकी तरफ लोगों की गलत नजर ना उठे। हरीम, आपके अच्छे टर्म्स थे मुफ्ती साहब के साथ, फिर ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि हाथ उठाना पड़ गया आपको? थी मेरे मेरे इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। इन्होंने मीडिया पे आके मुझे बहुत बुरी तरह जलील किया था और वो भी था, एक झूठ मुझ पे बोला था, एक ऐसा झूठ जो बेबुनियाद। सबसे पहले वीडियो जो सेल्फी वायरल हुई थी मैं इस बंदे से नहीं मिली थी और इसने कहा था कि ये हरीम शाह है और पूरे उसमें वो हुआ। जी, अच्छा हरीम, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं और बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुफ्ती साहब के ऊपर। आपके साथ नाज़ेबा गुफ्तगू की उन्होंने, ये आप कह रही हैं, तो फिर क्या इरादा है आपका? जो आपने कर दिया यही काफ़ी है या फिर इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी करेंगी? थप्पड़ सबसे पहले तो ये कि ये जो जितनी भी इन्होंने बातें की हैं उसके बाद मीडिया ने और अवाम ने इंसाफ करने के ऐसे इंसान की क्या सजा होनी चाहिए और हाथ में तस्बीह और उसके करके और लोगों के सामने एक मुनाफिकत का जो जलवा है या मुनाफिकत का एक लबादा ओढ़ के इस्लाम को मतलब वो कर इशाद के बजाय वो इस्लाम को एक गलत उससे कह रहे, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और ऐसे लोगों की औकात पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। हरीम, इससे पहले भी आपके मुफ्ती साहब के साथ इसी तरह के वो मैंने इंटरव्यू का भी तज़किरा किया जहाँ पर मुफ्ती साहब ने आपके बारे में बातें की थी, फिर आपने उसको क्लियर किया कि नहीं जी ऐसे कोई मामलात नहीं है। फिर उसके बाद ये आपने इतना स्पेस दिया क्यों उनको कि फिर आप यहाँ तक पहुँची? पहले उन्होंने बातें की और फिर इसके बाद आपको थप्पड़ लगाना पड़ गया, मार लगानी पड़ गई। गालिबन अब नहीं है मेरे साथ हरीम, मुफ्ती साहब से भी हमने बात की है, मुफ्ती साहब भी साथ मौजूद होंगे और उनसे भी यही सारी सिचुएशन मैं जानने की कोशिश करूंगी। इससे पहले भी मुफ्ती साहब के बहुत सारे मुख्तलिफ स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं, या तो बात ऐसी कर देते हैं या फिर किसी के साथ उनकी वीडियोस सामने आ जाती हैं और फिर जब मुफ्ती साहब से पूछा जाता है तो वो अब ये कहते हैं कि जी उनके पास तबलीग के लिए ख़वातीन आती हैं और फिर ये वाली सिचुएशन हो जाती है। मुफ्ती साहब, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको सर। सबसे पहले तो बल्कि सर मुझे आज कहने दीजिए, अब्दुल कवी साहब मुझे आज कहने दीजिए सर, मुझे ये बता दीजिए कि थप्पड़ पड़ गया है सर आपको, क्यों मारा है, किसने मारा है आपको? नहीं नहीं, हरीम शाह साहब ने नहीं, किसी ने हाथ उठाया। हरीम शाह साहब के साथ एक मोहतरमा थी, मैं भी चाय पी रहा था तो मेरा ख्याल में उसने तस्वीर बनाई होगी और उसने जनाब हाथ बुलंद किए होंगे। तो बहरहाल जो सांप होता है वो सांप होता है, जो इंसानियत जिसमें होती है उसमें इंसान। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, सर ऐसे ही तो कोई थप्पड़ नहीं मार देते ना, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बात तो होगी। आपको थप्पड़ मार दिया इस लड़की ने सर? मैं तो अपने बेड पे बैठ के चाय पी रहा हूँ तो एक बच्ची आके मेरे ऊपर हमला आवर होती है तो वो तो उसकी इंसानियत है ना मेरे बेटे, मैं उसको नहीं जानता। ये हरीम शाह से पूछिए। अच्छा अब्दुल कवी साहब, अभी तो आपसे पहले मेरे साथ हरीम मौजूद थी और वो ये दावा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि नाज़ेबा गुफ्तगू की है आपने जिसकी वजह से ये थप्पड़ मारा गया है आपको। तो वो अल्फाज भी सुना दे, फिर मैं तो आराम से बैठ के चाय पी रहा हूँ। ये 1 से 2 मिनट में आई और ये तमाशा करके चली गई तो इसके बारे में मैं आप क्या कह सकता हूँ मेरे बेटे। वो कह रही हैं कि सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हुई हैं, जो उनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जिसके बारे में भी बात करती हैं उनके पास वीडियो सबूत मौजूद होते हैं। अब ये बताइए कवि साहब, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कानूनी चाराजोई करेंगे आप इनके खिलाफ? मैंने उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है और अल्लाह ही जानेंगे कि क्या होता है इनके साथ। सांप सांप होता है, चाहे उससे कितनी दोस्ती कर ले। नहीं कवि साहब, सर मुझे ये बता देना, आप तो तबलीग कर रहे थे ना इनके साथ, आप तो इन्हें दर्ज दे रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा वाकया हो गया, आप आराम से बैठ के कहीं चाय पी रहे हो और वो आपको आके थप्पड़ जड़ दें? नहीं, मैंने तो आप उससे पूछ ले, मैंने उससे पहले कलमा पढ़वाया, उसको ये बात कही कि हमारे जो पठान भाई और बहनें होती हैं वो कलमे का एहतराम करती हैं। मैं हमेशा सब्र वाला आदमी रहा हूँ, मैंने किसी को ना आज तक बुरा कहा ना किसी के बारे में बदगोई की। मैं तो हमेशा जनाब खैर की बातें करता हूँ। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह करे हर एक के लिए खैर का पहलू हो। गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख है, सांप सांप है। मुफ्ती अब्दुल कवी मुफ्ती अब्दुल कवी है। कवि साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, आपके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
आके ऐसे ही वो थप्पड़ मारकर चली गई, लेकिन वो जो दावा कर रही हैं और फिर साथ में उनके पास सारे ऑडियो वीडियोस सबूत भी मौजूद हैं। आप ये मामला अल्लाह पर छोड़ें, लेकिन कभी साहब इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात ऐसे आपके हो चुके हैं, स्कैंडल्स आपके सामने आ चुके हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स बन चुके हैं, और उस वक्त भी आपसे ये गुजारिश की गई कि खुदारा आपने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, आप अपने आप को कहते हैं आप दर्स व तदरीस कर रहे होते हैं, तो फिर तो कम से कम इस तरह की वाकयात आपके साथ तो कम से कम पेश नहीं आने चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड जो भी कुछ हुआ है, जो हरीम ने बताया, वो स्टोरी भी नाज़रीन आपने सुनी कि कवी साहब उनसे नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले एक दिन से कुछ हरकत व सकनात उनकी ऐसी थी कि फिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और लबरेज हो जाने के बाद ये हरकत कर दी। अगर हरीम का दावा दुरुस्त है, तब तो वो कह रही हैं कि भाई जितनी माशरे में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए हर लड़की को यही करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कवि साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं तो आराम से बैठकर चाय पी रहा था और ये खातून आई हैं और आकर इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उन्होंने ये मामला। अब ज़रा गौर से आप लोग की वीडियो तो साथ साथ देख भी रहे हैं, मैं ज़रा चाह रही हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है आपको सुनवा भी दूँ, अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकें कि वहाँ पर क्या सिचुएशन ऐसी बनी है कि कवि साहब को थप्पड़ पड़ा है, तो इसको वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए, दिखाइएगा ज़रा। ये अब्दुल कवी साहब हैं, और इससे पहले भी नाज़रीन आप लोगों को याद होगा पुराने स्कैंडल्स के हवाले से हरीम शाह के साथ ही वीडियोस थी। उससे पहले एक खातून जो अब इस दुनिया में नहीं है, वहाँ पर भी अब्दुल कवी साहब का ही नाम आता रहा। कंदील बलोच के साथ जो वीडियो सामने आई थी और उसके बाद उसके भाई का जो स्टेटमेंट था गो कि ये बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ वो नाम जुड़ता रहा। इससे पहले भी कवि साहब के ऐसे ही वाकयात हो चुके हैं, कुछ इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, वहाँ पर भी कुछ इस तरह से इन्होंने ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू की, कुछ इस तरह की बातें की कि जिसके बाद फिर ये स्कैंडलाइज हुए, फिर ये सामने आए और फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो जो कुछ कर रहे होते हैं वो अल्लाह के नाम पर कर रहे होते हैं, ये दर्स व तदरीस कर रहे होते हैं, ये तबलीग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा वाकया अब्दुल कवी साहब का सामने आ जाता है कि आज मुझे इनको अब्दुल कवी साहब कहना पड़ रहा है, जब ये अपने नाम के साथ एक मुफ्ती लगा रहे होते हैं, अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं कि वो दर्स व तदरीस कर रहे हैं, वो अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। तो फिर इस तरह के वाकयात अब्दुल कवी साहब ये सूट नहीं करते, ये जचते नहीं हैं आपको। हरीम शाह साहिबा से भी मेरा ये सवाल है कि अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है और इससे पहले भी आप अब्दुल कवी के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात और बहुत सारे इल्ज़ामात आप उन पर लगा चुकी हैं, आप पहले भी शटअप कॉल उनको दे चुकी हैं बाकायदा एक चैनल पर आकर एक टीवी इंटरव्यू में, फिर उसके बाद इतना स्पेस आपने कैसे दिया कि उनको आपसे बात करने का मौका मिल गया, उनको आपके साथ बैठने का मौका मिल गया, और इतना मौका मिल गया कि फिर आपको ये मार कुटाई करनी पड़ी है, ये थप्पड़ लगाना पड़ा है। आप अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर गई हैं, दोस्त के साथ जाने के बाद आपने पहले ये वीडियो में ये क्लिप आ गया है थप्पड़ का, जबकि हरीम बता रहे हैं कि अच्छी खासी मरहम पट्टी, अच्छी खासी धुलाई उन्होंने की है, अच्छी खासी मार उन्होंने लगाई है। अब लेट्स सी कि वो जो ऑडियो वीडियोस के बारे में हरीम कह रही हैं कि मेरे पास तमाम सबूतों के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं कि अब्दुल कवी साहब कर क्या रहे थे, वो सामने चीज़ें आती हैं तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि कितना जस्टिफाइड ये थप्पड़ है जो हरीम ने मारा है अब्दुल कवी साहब को, या फिर अब्दुल कवी साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो तो आराम से बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, लेकिन पता नहीं इन ख़वातीन को क्या हुआ है, ये आई हैं, थप्पड़ लगाया है और फिर ये वीडियो सामने आई है जिस पर इस वक्त हम बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बहुत अजीब सी सिचुएशन है। हरीम शाह साहिबा जो चली गई थी, कुछ अरसे तक सामने नहीं आई, फिर अभी कुछ दिनों पहले ही आई हैं वापस, इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में आई हैं, इन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया, और एक्टिंग का आगाज़ करने के बाद बजाय इसके कि वो एक्टिंग स्किल्स उनकी सामने आती, ये वाली, ये थप्पड़ वाली स्किल इनकी सामने आ गई है। ज़रा एक बार फिर मैं चाह रही हूँ आप लोग देख लें सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लें कि हुआ क्या है यहाँ पे। इंतज़ार करते हैं कि सिचुएशन आगे बढ़े, तो फिर जो दावे किए जा रहे हैं या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके सबूत जो सामने आते हैं, और उसके बाद हरीम जो कानूनी चाराजोई करने जा रही हैं, कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ती है। मैं अगले सेगमेंट की जानिब आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। पबजी, उसमें जो देखा वो अपने घर वालों के साथ कर डाला। पबजी खेलने वाले अब सिर्फ अपनी नहीं घर वालों की जान भी ले रहे हैं। रावलपिंडी का 15 साल का एहसन, जिसे घर वालों ने पबजी खेलने से रोका
उसने अपनी बेवा माँ और तीनों भाई बहन पर फायरिंग कर दी। उनको सर में वैसे ही गोलियां मारी हैं जैसा पबजी में किया जाता है, एक्ट किया जाता है, वहाँ पे जैसे गेम खेला जाता है, उसने हकीकी ज़िंदगी में अपने घर वालों के साथ ही कर दिया। 9 साल का छोटा भाई, उसने भाग कर जान बचाई है, लेकिन बड़ा भाई और बहन वो मारे गए। माँ शदीद ज़ख्मी हो गई है। एहसन ने इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। अब 2017 से ज़रा गौर से सुनिएगा वो तमाम लोग कि जब मैं अपने प्रोग्राम में पबजी के हवाले से बात करती हूँ तो फौरी तौर पर वो एंटी ग्रुप सामने आ जाता है कि पबजी के खिलाफ क्यों बात की गई। अब ज़रा गौर से सुने, 2017 में लॉन्च किया जाने वाला ये गेम दर्जनों, 1-2 नहीं है नाज़रीन, दर्जनों जाने ले चुका है। पिछले साल पाकिस्तान में पबजी खेलने वाले तकरीबन 10 से ज़ायद लोगों ने, नौजवानों ने खुदकुशी की है। ऑनलाइन गेम्स इससे पहले भी थे। आखिर पबजी में ऐसा क्या है जो आपके दिमाग को इतना ज़्यादा पुरतशद्दुद और मफलूज कर देता है? तो फिर हमने थोड़ी सी बात की है माहिरीन से, उनसे पूछा है, वो बता रहे हैं कि पबजी से कोई नॉर्मल शख्स असरअंदाज नहीं होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को मुतासर करता है जो पहले से उनको कोई ना कोई ज़हनी डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, किसी दबाव का शिकार है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। और दूसरी बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई फिल्म हो या वीडियो गेम, उसका एक मुख्तसर टाइम लिमिट होती है, वो टाइम ख़त्म हो जाता है, आपके ऊपर थोड़ी सी फील होती है, उसके बाद आप उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन पबजी ये एक ऐसा गेम है कि ये ख़त्म ही नहीं होता। जहाँ से आपने छोड़ा, जहाँ आपने पॉज किया, जहाँ से आपने रोका, उसके बाद जब आप दोबारा उसको ज्वाइन करेंगे तो उसी स्पॉट से, उसी पॉइंट से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो नफ्सियाती तौर पर इंसान तो उसी गेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो गेम ना भी खेले तो दिमाग तो वही रहता है कि गेम छोड़ा कहाँ पर है। अब इसमें बैटल ग्राउंड मुसलसल सुकड़ कर नाज़रीन मुख्तसर हो रहा है। वही खिलाड़ी जीतेगा जो कम वक्त में ज़्यादा लोगों को मारेगा और ज़्यादा तबाही फैलाएगा। साथ ही ऑडियो वीडियो इफ़ेक्ट्स जहन पर असरअंदाज हो रहे हैं। इंसान इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगे हैं। पबजी खेलने वालों पर ऐसे ही असरात हो रहे हैं जैसे पहले ब्लू व्हेल, आप लोगों को याद होगा एक गेम, उसके असरात सामने आ रहे थे। जो लोग गेम्स में ऐसे लग जाते हैं कि किसी से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, सोशल लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है, उनके जहनों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है ये गेम। साथ ही इस गेम में एक और ऑप्शन भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। पूरा गेम और इस दौरान होने वाली जो भी कुछ बातें होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। अब ये भी आप एडिक्शन देखिए लोगों की कि लोग ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अपलोड होती चंद मिनटों में, सिर्फ चंद मिनटों में या चंद घंटों में लाखों में व्यूज़ मौजूद होते हैं। तो ये डिजिटल एडिक्शन जो है ना नाज़रीन, ये आइस से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। इसी वजह से हम बार बार इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके, अवेयरनेस के लिए काम किया जा सके कि ये कितना ख़तरनाक हमारी नौजवान नस्ल के लिए गेम बनता जा रहा है। अब्दुल्ला भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पबजी प्लेयर हैं, और उसके साथ डॉक्टर वजाहत भी मेरे साथ मौजूद हैं जिस पर मैं इस हवाले से बात करूंगी और जो कुछ हमारे सामने माहिरीन की राय आ रही है उस हवाले से उससे बात करूंगी। लेकिन पहले ज़रा मैं अब्दुल्ला से बात कर ले। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बता देंगे सारा दिन में कितनी देर खेलते हैं ये आप पबजी? जी, मैं तकरीबन 2-2.5 साल से पबजी खेल रहा हूँ। दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे मैक्सिमम। ऐसा है क्या कि आप 2-2.5 साल से एक गेम खेल रहे हैं, आपके लिए एडिक्शन बन गई है? 2-2.5 साल से आप गेम खेल रहे हैं, एक जहन के लिए मतलब ज़रूरी बन जाए, ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाए, क्या है ऐसा इस गेम में? नहीं, एडिक्शन नहीं है ये, एक्चुअली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है लोगों का कि वो इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस गेम को। अच्छा, हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल आपके चीज है। जहन पे कोई असर नहीं पड़ता मिला इसका? हुआ है हमें। अब्दुल्ला जी, हेलो। आपके जहन पे इसका कोई असर नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। पबजी अच्छा, ठीक। तकरीबन मैं 2-2.5 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो गेमिंग में कर रहा हूँ तो तकरीबन 10 साल हो चुके हैं मुझे गेमिंग में। तो मैं कंटिन्यूअसली खेलता आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ इस तरह का। सही, ठीक है। आपने इसको एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाया हुआ और आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं, प्लस ये कि आपको लगता है कि आपके जहन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन डॉक्टर वजाहत, जो केसेस, ठीक है, आप कह रहे हैं टाइम पास है। डॉक्टर वजाहत, जो बच्चे या जो नौजवान हमारे सामने जो केसेस आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने जहनों पर सवार कर लिया होता है कि वो पूरे घर को ही अपना वो बैटल ग्राउंड समझते हैं। और जो केस सामने आया है, ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन बनती जा रही है, लेकिन लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि ये एडिक्शन बनती जा रही है। और ये एक ऐसी एडिक्शन है जो आपको उस चीज़ से निकलने नहीं दे रही। रियल लाइफ में भी आप पबजी खेल रहे हैं।
देखिए, ये बात तो हम तय कर चुके हैं कि कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे नौजवान कल्चर को बर्बाद करने के लिए बनाई गई हैं और जो कि आने वाले टाइम में इन नौजवान कल्चर को एब नॉर्मल चीज़ें ऐसा पोर्ट्रे कराएंगी जैसे वो नॉर्मल है और वो अब होने लगा है। पबजी और ब्लू व्हेल इन दोनों पे हमने बड़ा काम किया, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स भी आए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पबजी जैसे गेम्स किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर कर देते हैं। वो एक अलग बात है कि वो भी प्री ऑक्युपाइड रहता है। वो भी अपने गेम जोन के टाइम पे जाने के लिए तड़पता है पूरे दिन कि मैं जाऊँ गेम खेलूँ और दोबारा से मैं वहाँ से कंटिन्यूटी की तरफ जाऊँ। लेकिन जो बच्चे अनडायग्नोस्ड हैं, जिनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जो घर के अंदर गुस्सा नहीं कर पाते, जो पैसिव हैं, जो अपनी ज़बान से अपने गुस्से का इज़हार नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ये चीज़ें जमा होती हैं। और ऐसे बच्चे जो अनडायग्नोस्ड हैं और स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते, वो गेम्स का सहारा लेते हैं या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जब ये बच्चे एक चीज़ को चैनलाइज़ करते हैं और फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स अगर आप देखो किरण, उसमें बेतहाशा एग्ज़ैजरेटेड है और उसमें इतना ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट्स हैं, ऑडियो, विजुअल, फिर हेडफ़ोन्स लगा के उस गेम में इन्वॉल्व हो जाना और उसमें खून देखना, बेतहाशा खून देखना। ये एक नौजवान बच्चा 12, 13, 14 साल के बच्चे का तो एक वर्जन ब्रेन होता है। जब वो उसमें चीज़ें घुसती हैं तो उसको वो नई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। जी। और फिर डॉक्टर वजाहत, मैं चाह रही हूँ ज़रा आप इसको, क्योंकि आपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, आपने केसेस भी देखे हैं और आप जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया में हो रहा होगा। तो हमारी नौजवान नस्ल को ज़रा बताएं कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने उनकी क्या कंडीशंस देखी हैं और उन्हें क्यों आपने इस गेम के लिए रोका है? क्योंकि मैं जब बात कर रही हूँ तो हम पर बड़ी तनकीद हो रही है। जो ये खेलने वाले हैं पबजी, ये बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई प्रॉब्लम होता है। और क्या मानेंगे, आपके सामने एविडेंसेस है। अब्दुल्ला मेरा भाई भी सुन रहा है मुझे। एविडेंसेस आपके सामने, गुज़श्ता 2 सालों में कितनी इस मामले में कत्लो गारत हुई है और ऐसे बच्चे जब इनसे पूछो तो उनको बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें लगी। जब आप रोज़ाना ही एक चीज़ देखोगे जिसमें खून है, आप एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, किसी के दिमाग पे गोली मार रहे हैं, किसी के पेट पे गोली मार रहे हैं, बच रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में एक थ्रेटेंड कंडीशन बन जाती है। अगर आप 2-4 दिन रोज़ कॉमेडी शो देखें ना तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप ये चीज़ें देखें, और ख़ास तौर पे 12 से लेके 20 साल के बच्चा, ख़ास तौर पे अगर ये लोग देखेंगे, इनके पास दुनिया में कुछ काम करने को नहीं होता, इनके वो स्ट्रेसेस नहीं है, पैसा कमाना हो या स्टडी की तरफ जाना हो, स्टडी से ये लोग दूर हो गए। अभी ये मोहतरम बैठे हुए मुझसे कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे मैं खेलता हूँ। 2 से 3 घंटे आजकल कोई पढ़ता नहीं है और 2 से 3 घंटे खेलने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को कैलकुलेट कर लें महीने से, या ये इसको नॉर्मल पैटर्न कह रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये टोटली आपके दिमाग को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। और जो इसमें कंटिन्यूटी है ना, जो किरण आपने बात की कि गेम जब आप बंद करते हैं, आप वहीं से शुरू करते हैं, फिर आपके दोस्त उसमें इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें आपको रियलिटी की तरफ लेके आ रही होती हैं। ये एक फिल्म की तरह बन जाता है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। और अगर कोई बच्चा साइकोलॉजिकल बेचारा ट्रॉमा में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो वो, ये पहला नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को कत्ल किया है। और अगर आप इनसे इंटरव्यू लें, वो तो बेचारा अब रहा नहीं इस दुनिया में, तो वो आपको ये बताता है कि जो मैंने किया वो मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, इन्होंने मुझे तंग कर रहे थे, मैंने उनको गोली मार दी। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपसे ना 2 चीजें पूछना चाह रही हूँ। एक तो मुझे जरा इसकी अट्रैक्शन के बारे में बताइएगा कि ये गेम आपको अट्रैक्ट करता क्यों है, क्या ऐसी रीजन है? फिर दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं, पहले आप अट्रैक्शन के बारे में बताइए जरा मुझे। ये गेम अट्रैक्ट इस वजह से कर रहा है क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी चीज ये, इसको देखने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप लाइव जा रहे हैं तो मतलब एक तरह से अगर आप कम उम्र में हैं और अगर आप लाइव जा रहे हैं, स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं गेम, तो आप उससे कमा भी सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग खेल रहे हैं, चले उनका तो समझ मुझे आ रहा है कि वो इतना ज्यादा एडिक्शन उनको हो गई है, लेकिन जो YouTube पर मैं जाकर देख रही होती हूँ, एक वीडियो 1 घंटे में, 2 घंटे में उसके 675 के लाइव उसके व्यूज, ये देखने की अट्रैक्शन क्या है इसमें? ये फन है बेसिकली। अब जिसको देखने में मजा आ रहा है वो ऑब्वियसली देखेगा। अगर कोई उनका फेवरेट स्ट्रीमर वगैरह है, वो जब वो खेलता है तो उनको पसंद आता है इस तरह से। तो समझते हैं आप बैन होना चाहिए ये? मैं नहीं समझता इस चीज को बैन होना चाहिए। क्यों, क्या आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है? खुदकुशी वगैरह कर रहे हैं, वो उनका साइकोलॉजिकल इशू है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो उसकी घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसको उसकी देखभाल करें कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सही। उस पे आप गेम को कुछ नहीं बोल सकते। ये उनके घर वालों का इशू है।
ठीक, नहीं, अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि कुछ उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और इस गेम की एडिक्शन की वजह से अगर वो बच्चा या वो नौजवान को इस तरह का वाकया रोनुमा हो जाता है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? तो ऑब्वियसली कलेक्टिवली हमें देखना होगा ना कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आगे अगर बढ़ रही है तो क्यों ना उस कॉज को रोका जाए, उस चीज़ को बंद किया जाए। शाइज भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी एक प्लेयर हैं। खुशामदीद कहती हूँ। शाइज, आप ज़रा मुझे बताएंगे आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? एक तो इसमें ये पैसा कमाने वाला एलिमेंट भी आ रहा है ना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दी जाए और फिर स्ट्रीम से पैसे कमाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसमें अट्रैक्शन यही है कि उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं और दूसरी चीज ये है कि मतलब एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज है और मतलब आपको बोर नहीं होने देता वो, मतलब अच्छा है। शायद बोरियत मिटाने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया जा सकता, या हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पबजी ही रह गया है जिसको बैठकर 2-3 घंटे या 6 घंटे लाइफ के हमने जाया करने? नहीं, 2-3 घंटे तो समझ में आते हैं, लेकिन 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मतलब हम लोग भी मतलब इसको गेम ही लेते हैं और मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे ज्यादा नहीं लेते। तो 2 घंटे 2.5 घंटे एक वीडियो गेम पर, और एक ऐसा वीडियो गेम जिसके बारे में ये पता चल रहा है कि वो लोगों के जहनों के ऊपर असर कर रहा है, आप समझते हैं अपनी जिंदगी के 2-2.5 घंटे दे देना नॉर्मल है? अपने दिमाग की बात है कि वो उसको किस हद तक उसको सीरियसली लेना है। अगर वो गेम को सिर्फ गेम की तरह खेलेंगे और जो गेम में हो रहा है उसको गेम में ही छोड़ देंगे तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी होगा। कोई और कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? वो तमाम लोग जो ये पबजी खेल रहे हैं वो अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं? डाइवर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, किसी और गेम की तरफ या कुछ और प्रोडक्टिविटी की तरफ स्विच कर सकते हैं, किसी फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो मतलब अपने टैलेंट शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पबजी ही खेलें, लेकिन अगर वो पबजी खेल रहे हैं और जैसे कि अब ई स्पोर्ट्स को जो है वो पाकिस्तान में एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि मतलब अब इसको प्रमोट करना चाहिए और इसको खेलना चाहिए ताकि। अच्छा, तो शायद मैं आपसे, क्योंकि आप एक प्लेयर हैं, मैं आपसे ये चाह रही हूँ, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ और मैं ये दोनों प्लेयर्स से ये जानूंगी कि एक चीज के बारे में हमें पता चल रहा है कि उसके ज्यादा जो अच्छे असरात जो होंगे वो शायद कम होंगे, लेकिन उसके मनफी असरात बहुत ज्यादा हैं। तो क्यों ना उस चीज से हम अपने आप को डाइवर्ट कर लें। डॉक्टर वजाहत, आप सुन रहे हैं, बेसिकली ये हमारे नौजवानों का एक जो माइंडसेट बन चुका है कि अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 घंटे अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर कि जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है, मुकम्मल तौर पर आप मोबाइल के या स्क्रीन के सामने हैं, आपके दिमाग को उससे नुकसान पहुँच रहा है, आपके बॉडी पार्ट्स को उससे नुकसान पहुँच रहा है, नॉर्मल है ये हमारे नौजवानों के लिए 2-2.5-3 घंटे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपने अंदर एक बर्नर लगा दिया है जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नींद भी रश करता है और आपके अंदर हैजानियत बढ़ जाती है। और ब्लड देखना, साउंड इफेक्ट्स देखना और आपस में लड़ते रहना, ये रोज़ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो कितना डैमेज होगा। दूसरा ये कि पैसा कमाने का ये कोई तरीका नहीं है, ये लगाया गया है। ये एक भेड़ चाल होती है ना, ये वो बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी को सही से, अपनी ज़िंदगी को वेव लेन नहीं पकड़ पा रहे और ये फंस रहे कि यहाँ से हम पैसा कमाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप मेहनत करें, कुछ और करें, पैसा कमाएं। पैसा तो बहुत तरीके के पैसा कमाने के लिए, साथ साथ ये कि अगर आप इनकी फैमिली में देखें, ये शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की चीज है, आगे कुछ और बढ़ जाता है, कोई और चीज आ जाती है, फिर ये बच्चे क्या करेंगे? इनको इस पर भी सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। कंवल परवेज साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर वजाहत, ये वो एमपीए है पंजाब असेंबली की कि जो कोशिशें कर रही हैं कि इस गेम को बैन करवाया जाए। कंवल साहिबा, खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। अब क्यों सोचा आपने कि इस गेम को बैन करवाया जाए? किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट हुई है, फैमिली में किसी को देखा, हुआ क्या है मोहतरमा? हाँ जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि आप देखिए, मैं हर उस चीज को कभी पॉजिटिव नहीं देख सकती हूँ जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा हो, जिससे मेरी कौम के मामा जो है वो किसी गलत रास्ते और किसी गलत नशे की तरफ जा रहे हो। और मैं कहती हूँ कि जी ये एक नशा है, ये एक डिजिटल नशा है जो कि एक हैजानी कैफियत में आ जाता है, बच्चों की नफ्सियात से खेल जाता है। बच्चे जो है वो इस हद तक आ जाते हैं कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाकयात होते रहते हैं जिसमें बच्चे जो है इसमें हर लिमिट क्रॉस करके और अपनी जान को पे खेल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी
ऐसी कौन सी जरूरी चीज है ये गेम कि जिसके पीछे अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद करना शुरू कर दें। तो मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ। मैंने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन भी जमा करवाया कि इसे टोटल बैन हो जाना चाहिए। कभी 1, 2, 3, 4, 5 कितने ही माओं की गोदें उजड़ गई हैं सिर्फ इस एक गेम की वजह से। कंवल साहिबा, आपको लगता है कि आप जो चीज लेकर आगे बढ़ रही हैं उसमें आप कामयाब होंगी? क्योंकि आज से 6 महीने पहले भी ये हो चुका है, पबजी को बैन किया जा चुका है, लेकिन 15-20 दिन के बाद ही पबजी खुल गया था। ये तमाम जो हमारे नौजवान नस्ल हैं, इन्होंने ऐसा रोला डाला था कि जी ये पबजी को बैन, इस पे हटना चाहिए। आपको लगता है आप कामयाब हो जाएंगी? देखिए मैं आवाज़े हक उस वक्त तक बुलंद करती रहूंगी जब तक मेरा दिल और मेरा जहन इस चीज को तस्लीम नहीं कर लेता कि ये इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि नहीं हो सकता है। भाई इससे नुकसान हो रहा है। वही बच्चे जो हैं जो 2-3 घंटे उस नशे का शिकार हो जाते हैं और उसमें वो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, याद का भी नहीं उन्हें। और एक मार धार, ये कौन सी दुनिया में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं? हमारा मजहब, हमारी अखलाकियात, हमारे चीजें इस चीज की हमें इजाजत नहीं देती कि हम अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तालीमात में ऐसी चीजों को शामिल करें। और मैं किसी सूरत नहीं कहूंगी कि ये हमारे मुल्क के बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ कि इसे बैन होना चाहिए और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं कि किसी तरह से भी मेरी आवाज जो है वो कम से कम इसका कोई रिजल्ट भी निकल सके। और रही बात बच्चों की, ये बच्चों के कहने पे दोबारा खुल गई है, तो भाई अगर बच्चा आग से खेलना चाहता है तो क्या हम उसे आग से पेरेंट्स उसके हाथ में आग नहीं देंगे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। और हमारा मकसद यहाँ पर किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से माशरे में और जिसकी वजह से हमारा नौजवान तबका, हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस चीज़ पर बात करना और लोगों तक ये बात पहुँचाना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत, ये जिम्मेदारी बनती है। अब्दुल्ला, आपने कहा था कि आप खुद 2-2.5 घंटे ये गेम खेलते हैं, लेकिन यकीनन आपके सर्कल में ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो पूरा दिन ये पबजी के ऊपर निकाल देते हैं। आप नहीं समझते कि उनको तो कम से कम उन पर तो तनकीद की ज़रूरत है, उनको तो समझाने की ज़रूरत है कि ये क्या कर रहे हैं आप, जो कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कि तकरीबन पूरा दिन उनकी सुबह एक तरह से पबजी से होती है। उनको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन बस यही है, उनका इसी चीज में दिल लगा हुआ है, उनको कुछ और चाहिए ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक सही है अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। आप मौजूद थे। डॉक्टर वजाहत, आपका बेहद शुक्रिया। कंवल साहिबा, आपका बेहद। तमाम तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाजरीन। ब्रेक के बाद जब मैं आपको लेकर आऊँगी वापस, तो बल्दिया टाउन लेकर चलूँगी, जहाँ छोटे से मासूम से बच्चे को गला दबाकर मार दिया गया सिर्फ पैसों की लालच में। नाज़रीन, आपको मेरे बैकग्राउंड में जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये कराची का बल्दिया टाउन का सईदाबाद है। टूटी फूटी सड़कें हैं, बुरा लोगों का यहाँ पर हाल है, टूटे फूटे घर हैं। लेकिन आज यहाँ पर आपको इलाके का मसला दिखाने नहीं, बल्कि इस घर के ऊपर जो क़यामत ढा दी गई, जो क़यामत गुजर गई, उसकी कहानी सुनाने के लिए लेकर आई हूँ। एक छोटा सा 12 साल का मासूम सा शाहिद, जो पिछले 6 साल से इस घर में रह रहा था, उसका बचपन यहाँ गुजर रहा था। इन्हीं गलियों में वो खेलता था, यहाँ पर मौजूद बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बराबर वाला वो घर है जहाँ अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ। उस घर में उस मासूम से बच्चे को जान से मार दिया गया और उसके बाद गुलिस्तान जौहर के एक गटर में उस बच्चे की लाश डालकर आग लगा दी गई ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। ये है वो घर जिसे पुलिस ने इस वक्त सील किया हुआ है। सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या क़यामत गुजर रही होगी कि जब उसका बच्चा गायब होगा और उसको ये पता नहीं होगा कि उसके घर की 2 दीवारों से ही मिला हुआ एक घर, कि जहाँ पर उसके बच्चे की सांसों को बंद किया जा रहा होगा। बच्चे के वालिद, शाहिद के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करती हूँ, उनसे मालूम करती हूँ कि क्या सारा वाक़या हुआ, क्या दुश्मनी थी, क्यों उनके बच्चे के साथ ये सब कुछ किया गया। यहाँ आ जाइए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए अपने बेटे के हवाले से। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे।
क्या वाकया हुआ, क्यों उसे ये आपके पड़ोसियों ने मार दिया, क्या हुआ था? मैडम मेरा बच्चा निकला था शाम 5 बजे खेलने के लिए। 5-15 मिनट बाद घर पे आया पानी पीने के लिए। पानी पी के वापस आया, घर वालों ने बोला कहाँ जाना, ट्यूशन नहीं जाना, बोला नहीं मैंने नहीं जाना, आज मेरी छुट्टी है। बाहर वापस खेलने आया, ये हमारा पड़ोसी है शमशेर, ये उसको ले गया। तकरीबन जाते 10 मिनट बाद इन्होंने अपने मुंह के बयान है कि हमने उनको मार दिया बच्चे को। बोला मैंने ना ये नाखून ना यहाँ से पकड़ के गर्दन तोड़। मैंने टांगे पकड़ी, मेरे साले ने ना उसकी गर्दन तोड़ी। मारने के बाद बैग में डाल के ये लोग ले गए गुलिस्तान जोर, गटर में डाल के ऊपर तेजाब का गैलन डाल दिया उन्होंने। ना कोई दुश्मनी थी ना कोई लेना, पता नहीं क्या इन यजीज़ों के दिल में आई क्या नहीं आई। कितनी देर के बाद पता चला कि शाहिद गायब हो गया है, ये शाहिद अगवा हो गया है? हमें मगरिब के अजानों के टाइम मेरे को फ़ोन आ गया था घर से कि शाहिद अभी तक घर नहीं आया। मैं काम से सीधा घर पे आया तो मैं काफ़ी देर ढूंढता रहा। 10:23 में मुझे इनकी कॉल आई कि आपका बच्चा हमारे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। हालांकि सही सलामत नहीं था, इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया। आप 70 लाख का इंतजाम करो। मैंने इनको अगले दिन जब कॉल आई है ना, उस पर इन्होंने मैंने इनसे यही कहा कि पहले मेरी बेटे से बात कराई है, पहले मैं अपने बेटे से बात करूं, फिर मैं सोचता हूं इसके बारे। इन्होंने बोला आपका बेटा सही है, इधर आप पैसा दोगे साकरों में, इधर हम आपका अपना बच्चा देंगे। अब साकरों में इनका कौन है ये हम नहीं पता है। बाकी 3 बंदे माशाल्लाह पुलिस ने मैंने करके पकड़ लिए हैं इनके। तो आपको जब वो फ़ोन से नंबर जिसका था उससे आपको पता चल गया था, ये आवाज़ आपने पहचान ली थी कि कौन लोग हैं ये? आवाज़ बदल के मैडम बात कर रहे थे। आपको नहीं पता चला था? नहीं पता। जब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा तब तक आपको ये नहीं पता चला कि पड़ोसी हैं आपके? अच्छा, जिस वक्त, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि ये सारा अहले मोहल्ला आप लोगों का इस वक्त जब आपके घर के ऊपर ये सानेहा गुजर गया, आज आपके साथ है, तो जिस वक्त आप लोग अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, ये जो क्या नाम है इस बंदे का, शमशेर, तो ये लोग भी आपके साथ आपके बच्चे को ढूंढवा रहे थे? बिल्कुल साथ थे, ढूंढ रहे थे, हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। और ये इसी मोहल्ले में 20 साल से रह रहे थे और पूरे मोहल्ले को पता नहीं था ये ऐसे बंदे और ऐसी हरकत कर सकते। इससे पहले भी कभी किसी के साथ कुछ किया है, कोई वाकया यहाँ पे हुआ है? पहले इस इलाके में अल्लाह का शुक्र कोई वाकया नहीं हुआ। क्यों किया इन्होंने? क्या आपके पास कहीं से कोई रकम आई हुई थी या आनी थी, या इनको कैसे पता चला? हुआ क्यों आपसे पैसे क्यों मांगने के लिए, तावान के लिए इन्होंने किया? मैडम मैं ट्रक अड्डे में 25,000 रुपये तनख्वाह में काम करता। अब हमारे पास इतनी बड़ा रकम आएगी तो आएगी कहाँ से, हम तो पहले ये सोचेंगे ना कहाँ से आएगी। पता नहीं इनके दिल में क्या थी, क्या यजीज़ी भरी हुई थी। ये था कि सुबह काम पे जाते शाम को घर आते, ये 24 घंटे फारिग रहता था। जिस वक्त ये वाकया हुआ है उसकी बीवी और उसकी बेटियां वो भी घर के अंदर थी? जी, बीवी इसकी घर पे थी, बेटियां घर पे मौजूद नहीं। बेटियां कितनी बड़ी हैं, कितनी हैं? इसकी बेटियां मेरे बेटे की जितनी है, 12 साल 10-12 साल की इतनी अमूमन उम्र है इनकी। लाश किस तरह से मिली थी? जब हमारे गवर्नमेंट महकमे ने, माशाल्लाह रेंजर्स ने, पुलिस ने एतराफ़ात किए, उसके बाद पता लगा है ये खुद लेके गया है, अपने 2 साथी भी इसके पकड़े गए। गटर में लाश फेंकी थी, ऊपर तेजाब का पूरा गैलन डाला हुआ है, पूरी जली हुई थी। मैडम मैं तो अपने बेटे की लाश बाप था नहीं देख सकता था। अल्लाह, ये पैसे की लालच कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में, बहैसियत मुसलमान पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। लेकिन इस वक्त माशरा मतलब परस्ती, हवस, हिरस, इसमें इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी की औलाद को जान से मार दे, तेज़ाब से जला दे, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर। आइए आपको घर के अंदर लेके चलती हूँ, वालिदा से आपको मिलवाती हूँ। मैं इस घर के अंदर जब आई हूँ शाहिद की वालिदा से मिलने, तो मुझसे यहाँ अंदर दाखिल नहीं हुआ जा रहा। ये माँ मेरे साथ मौजूद है, ये मुसलसल रो रही है। इसकी आहें, इसकी चीखें, उन लोगों के लिए बद्दुआएं मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रही हैं। मुझे बताया गया है कि ये शाहिद का कमरा है। ये माँ जिस दिन से शाहिद गुम हुआ है, उसकी लाश मिली है, उसे दफनाया गया है, उस दिन से उसकी ये माँ इस कमरे में नहीं आई थी। आज मुझे लेकर आई है तो ये कुछ बोलने के काबिल नहीं है, ये कुछ बोल नहीं पा रही है। कोशिश करती हूँ कि इससे बात कर सकूँ,
इसके अंदर जो गम है, यकीनन वो मेरे लफ्ज़ या किसी के भी लफ्ज़ वो दुख कम नहीं कर सकते, ज़रा सा भी कम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मेरा बेटा मेरे जितना हुआ, कहता मम्मा मैं आपके जितना होगा। मैं कहा नहीं बेटा मेरे जितना नहीं, तुम अपने बाप के कंधे तक आते हो। मेरा तो फिर भी कर छोड़, लेकिन अपने पापा जितने तुम हो गए, अपने पापा का बाजू बनने लग गए हो। शाहिद इतने फखर से चलना। इधर खड़े होकर इसके पापा ने अपने साथ इसकी टिकटॉक बनानी, जब छुट्टी होनी इन दोनों तीनों बाप बेटे ने मिलकर। हम कहाँ से लाएंगे हम शाहिद को? शाहिद के कपड़े भरे हैं, शाहिद की हर चीज हमारी। मैंने अलमारी को तक खोला नहीं, मुझे शाहिद के कपड़े नजर आते हैं। कितना समझदार ज़हीन मेरा बच्चा, हर क्लास में अव्वल आता था, हर क्लास में। उसके 30वां पारा उसे पूरा आता था, उसने ज़बानी याद किया हुआ, कल में उसे 6 आते थे। उसे हर दुआ आती थी, सोने की दुआ, दूध पीने की दुआ। मम्मा हर मुझे दुआ आती, मम्मा आप मुझे सुना करें। मैं उसे ज़ोर टाइम उससे दुआएं सुनती थी, उसका सबक याद करवाती थी। फिर वो मदरसे भी जाता था। माशाल्लाह मेरा बच्चा इतना ज़हीन था। शाहिद शमशेर के घर जाया करता था जी। कभी उसने ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं, उसने कभी कुछ नहीं मुझे बताया था। इधर गली में खेलता था। जिस दिन उसके वो आई ना, उसके जिसने कत्ल किया है, उसकी भाभी हमारे घर आई ना, उसने बताया शाहिद हमारे घर शाम को आया था, जिस दिन गुम हुआ है। उस दिन कहती शाम को शाहिद हमारे बच्चों को लेने आया था। हमने बोला शाम हो गई, हमने जाने नहीं देना। अभी 5:15 बजे का टाइम था, तो हमने उसे घर से भगा दिया था। पता नहीं फिर उन्होंने कैसे अंदर ही उसे रखा या कहीं ले गई। वो कह रहा था शमशेर चाचू मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा। शमशेर चाचू मुझे छोड़ दो, मैं नहीं पप्पा को बताऊंगा, नहीं मम्मा को बताऊंगा। उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया मेरे बच्चे पे। जब वो जा रहा था तो तब आपसे आखिरी बार उसने क्या बात की? मुझसे कुछ नहीं, मुझसे मिला ही नहीं है। बस दोपहर के टाइम उसने मुझे फरमाइश की, मम्मा मैंने चिप्स खानी है, आज चाय के साथ चिप्स बनानी। मैंने कहा अच्छा मैं आप चिप्स बना कर दूँगी। मैंने चिप्स बनाई है, साथ में चाय बनाई है। उसने चिप्स भी खाई है, चाय पीकर फिर बाहर निकल आए। उसके घर से कुछ मिला? उसके घर से जूते मिले मेरे बेटे के, घड़ी मिली है मेरे बेटे की, तबीज़ मिला है। उसने छत के ऊपर फेंक घड़ी मेरे साथ गया। मम्मा ये मैंने घड़ी लेनी, मैंने उसे घड़ी लेकर दी, अलार्म वाली घड़ी लेकर दी थी उसे। शायद को नहीं मैंने देखा, मुझे नहीं दिखाया। मेरे भाई ने कहा वो देखने के काबिल नहीं है, तू अगर देखेगा तो सारी उम्र पछताएंगी। नहीं तेरा देखने के काबिल, सारी उम्र तो रोती रहेगी। मेरे शाहिद की हाल में क्या हाल करते थे शाहिद के सामने। मैंने सजदे किए, मैंने दुआएं मांगी, वजीफे किए अल्लाह के पास, रो रो कर मैंने एक मांगी, इल्तिजा की, या अल्लाह मेरा शाहिद आ जाए, या अल्लाह मेरे शाहिद आ जाए। शाहिद नहीं आए। मैं ऊपर सीने पे चढ़ के मैंने अल्लाह से सजदे टेक टेक कर दुआएं की। मैंने कहा या अल्लाह मेरा शाहिद मुझे वापस मिल जाए। शाहिद ने मुझे मिला। ये शाहिद की अलमारी है जी, ये शाहिद, ये माँ ने आज तक खोली नहीं थी जी, और आज मुझे दिखाने के लिए मैं आपको ये शाहिद के सारे कपड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे बेटा जब ये पहनता था ना बहुत प्यारा लगता था ये वाला। ये वाला बहुत प्यारा लगता था उसे सूट, ये वाला। मेरे बेटे के ये भी पैंटें शर्टें पड़ी हुई हैं, ये देखे, ये सारी उसकी पैंटें शर्टें हैं। ये देखे, ये सारे कपड़े उसके पड़े हुए। मुझे कैसे फिर सब्र आएगा? आपके लिए आसानी करे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपने बच्चे की बनी हुई टिकटॉक। आखिरी दफ़ा इतवार वाले दिन इधर ही बैठ के मैंने और मेरे बच्चे ने टिकटॉक बनाई।
मासूम बच्चे को किडनैप किया, किडनैप करके उसको जान से मार दिया और फिर पैसे के लिए तावान मांगा, और तावान जब मांग रहे हैं जब उस बच्चे की जान ले ली गई। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम में तेज़ाब गर्दी के हवाले से बात की थी और एक कैंपेन भी चल रही है, एक मुतासरा शहरी ये कैंपेन भी चला रहा है, अदालत में दरख्वास्त भी लेकर गया है कि तेज़ाब जो खुलेआम फ़रोख्त होता है इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में यकीनन एक लाश को मस्क करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए कोई 1-1.5 बोतल में काम नहीं बन गया होगा, बहुत बड़ी तादाद में उसने तेज़ाब लिया होगा, जिसके बाद गटर में वो तेज़ाब डाल के उस बच्चे को आग लगाई होगी, उस बच्चे को जलाया होगा, उस बच्चे को झुलसाया होगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। ये घर वालों की कहानी आपने देखी नाज़रीन, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हो जाते हैं, कुछ अरसे तक उसके ऊपर बात होती है, सबूत भी मिल जाते हैं, शवाहिद भी मिल जाते हैं और उसके बाद केस जो होता है वो उसकी फ़ाइल के ऊपर गर्द पड़ जाती है। वज़ीर आला साहब से गुजारिश करूँगी कि ये तमाम शवाहिद सामने मौजूद हैं, जो मुजरिम हैं वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। पुलिस के ऊपर जितना काम पुलिस ने अच्छा कर दिया, उसके बाद मज़ीद ये उनके ऊपर दबाव हो कि काम सही से हो, प्रोसिक्यूशन सही से हो, कि एटलीस्ट ये केस तो अंजाम तक पहुँचे। ये फैमिली जो इस वक्त कर्ब में है, जो अजियत में है, इनको कुछ हुकूमत वक्त रियासत की जो माँ होती है वो कुछ सब्र देने की, अपनी तरफ से करने की कुछ कोशिश करें। तो वज़ीर आला साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सेगमेंट अगर आपकी नज़र से गुजरे तो खुदारा इनके घर वालों के पास जाइए, इनकी दिलजोई करें और पुलिस को इस बात पर पाबंद करें कि इस केस का फ़ैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन इस पर बेहतर होनी चाहिए और अदालत में सही मामला ये चलना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।